चलो न्यू चैप्टर चालू करते हैं अभी। लास्ट टाइम जो हमने ओवरहेड में पढ़ा था, एक टॉपिक था उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। याद है आप लोग को? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मतलब क्या था? रणबीर बताओ। हम्म, हाँ, एब्जॉर्ब करना मतलब ठीक है, रिकॉर्ड करना बोलो या अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ना बोलो, है ना? तो उसके 6 मेथड थे, वो कौन कौन से थे? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट वेजेस भी होना चाहिए, है ना? और ये दोनों है तो प्राइम कॉस्ट भी होना चाहिए, दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट आता है। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट के हिसाब से आप अपना ओवरहेड एब्जॉर्ब कर सकते हो, और यूनिट्स के हिसाब से कर सकते हो, जितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। और दो और है, हाँ, सोचो ना, जोर डालो। फैक्ट्री ओवरहेड ही तो निकालना है। एक मशीन आवर्स, एक लेबर आवर्स। मशीन आवर्स के हिसाब से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेबर आवर्स के हिसाब से भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं दो एग्जांपल लेता हूँ इन 6 में से, तुरंत आप बताता हूँ। दिखाई दे रहा है? देखो, इसका मैं लेता हूँ एग्जांपल, ये वाला परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, है ना? मैं आपको साल का डेटा दे दूंगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरे साल भर में फैक्ट्री ओवरहेड लगा है 3,20,000 रुपए। ये पूरे साल भर का मैंने आपको क्या बताया? फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट दे दिया, ठीक है। साथ में डायरेक्ट वेजेस भी दे दिया, अमाउंट ऑफ दिस डायरेक्ट वेजेस का भी अमाउंट ले लो 6,40,000, ठीक है। ये आपको साल भर का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, ये तो साल भर का डेटा हुआ ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जॉब है, जॉब मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर था, उसका यूनिक आईडी, वो कहते हैं ना जॉब नंबर 102, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने। जॉब नंबर 102 में डायरेक्ट वेजेस जो लगा है वो 60,000 लगा है। तो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा होगा वो आपको निकालना है, जॉब का निकालना है। आपको साल भर का पता है, एक जॉब का निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। और मैं आपको सामने से बता दे रहा हूँ कि द फैक्ट्री एब्जॉर्ब्स, है ना, ध्यान से, ये क्वेश्चन लिखा रहता है सेंटेंस में, सेंटेंस लिखा रहता है क्वेश्चन में कि द फैक्ट्री एब्जॉर्ब्स फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब ये जो 3,20,000 का खर्चा है, आप इसको एब्जॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसके हिसाब से आप इसको एब्जॉर्ब करोगे। एब्जॉर्ब करोगे का मतलब क्या हुआ? आप इसका परसेंटेज निकालोगे। देखो मैंने सेकंड वाला एग्जांपल चूज किया है ना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज निकालना पड़ेगा ऑफ डायरेक्ट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आप एब्जॉर्ब किसको करने वाले हो? ओवरहेड को। ओवरहेड को, ओवरहेड ऊपर आएगा, मतलब मैं देखो, अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे पता है? यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड। आपको ओवरहेड का परसेंट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो देखो, जिस चीज का आपको परसेंट निकालना है, आपको ओवरहेड का परसेंट निकालना है, वो ऊपर रहेगा। 3,20,000 का ओवरहेड था, ऊपर रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बेसिस नीचे आएगा हमेशा, 6,40,000। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, आंसर आएगा 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने का भी वेजेस लग जाए, ये तो जॉब नंबर 102 है, अभी आप निकालने वाले हो, कोई भी जॉब हो इसके अलावा 103, 104, 105, कोई भी जॉब मेरे सामने आप ले आओ, मैं क्या बोलूंगा? ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितने का भी वेजेस लगा होगा उसका 50% निकाल के मैं मान लूंगा कि ये मेरा क्या है? ओवरहेड है। एक्चुअल ओवरहेड डिफर कर सकता है, वो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन में पढ़ा है, अभी वो नहीं पढ़ेंगे। अभी बस मैं एब्जॉर्प्शन बताना चाहता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन कर दिया मैंने, एब्जॉर्ब 60,000 अगर मुझे निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड फुल फॉर्म लिखोगे एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड,
क्योंकि एक एस्टिमेशन है ना, साल का इतना है तो इस जॉब में भी इतना ही होगा, ये एक एजम्पशन है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और कुछ नहीं है। एब्जॉर्प्शन एकदम सिंपल है। ये मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, साल भर के डेटा को देख के, साल भर का डेटा देखा, पता चला अरे वेजेस का 50% हो रहा है ओवरहेड, तो मैं जॉब में भी 50% जोड़ देता हूँ। ये अजम्पशन है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। एक्चुअल में अलग अलग भी हो सकता है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, अलग अलग हो सकता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन जॉब नंबर ये 102 है ना, ये 50% है, 50% ऑफ वेजेस, तो मैं निकाल लूंगा 60,000 का 50% 30,000, ये आपका आ जाएगा एब्जॉर्ब्ड वाला ओवरहेड। एक्चुअल वाला कम ज्यादा भी हो सकता है, एब्जॉर्ब्ड है मतलब आपने इतना अज्यूम कर लिया कि इतना लगा होगा, ऐसा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मशीन आर्क्स ले लेते हैं फटाफट से, क्योंकि वो परसेंटेज नहीं है, एक परसेंटेज वाला लिया, एक नॉन परसेंटेज वाला ये ले लेते हैं, तो कुछ नहीं, आपको वेजेस की जगह मशीन आर्क्स दिया होगा। दोनों जगह से मैं वेजेस को हटा देता हूँ, क्योंकि अब वो बेसिस नहीं है मेरा, ठीक है। अब मैं बेसिस रखना चाहता हूँ मशीन आर्क्स, तो क्वेश्चन में भी आपको मशीन आर्क्स दिया जाएगा, मशीन आर्क्स दिया रहेगा, 32,000 लेता हूँ, 32,000 आर्क्स काम हुआ है, आर्क्स है ना। और यहाँ पे आपको दे दिया कि जॉब नंबर 102 में मशीन आवर्स 100 घंटा काम हुआ है, बस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप आपको रेट निकाल, जैसे यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाला ना, देखो दो स्टेप में करना है। ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे आपने परसेंटेज निकाला, मतलब एग्जैक्ट परसेंट कितना है, बोले 50% है, और फिर 50% किसका, वेजेस का। दो स्टेप में आपको खत्म करना है, तो देखना ये भी दो स्टेप में ही होगा। पहला स्टेप आप निकालोगे फैक्ट्री ओवरहेड रेट, देखो वो परसेंटेज था, तो डिवाइड करके इंटू 100, ये रेट है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा ऊपर आएगा, जिंदगी भर वो ऊपर आएगा, बेसिस नीचे आएगा। तो मशीन आवर्स कितना काम हुआ था, 32,000 आवर्स। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि हाँ बिल्कुल, 1 घंटा अगर आप मशीन को चलाओगे तो 10 रुपए का आपका ओवरहेड लग जाएगा, ये आपका एजम्पशन है, यही एब्जॉर्प्शन है। तो 10 रुपए तो पर आ गए, मुझे निकालना है किसका, जॉब 102 का। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन जॉब 102, हमने क्या एज्यूम किया था कि 10 रुपए लगेगा पर आवर, तो ठीक है, 10 रुपए इंटू 100, यहाँ पे 100 आवर्स काम हुआ है, इस पर्टिकुलर जॉब में 100 घंटे काम हुआ है, तो 1000 रुपए का यहाँ पे ओवरहेड में क्या कर दूंगा, एब्जॉर्ब कर दूंगा। मतलब ये जो कॉस्ट शीट बनेगी, जॉब की जो कॉस्ट शीट बनेगी, वहां पे मैं 1000 दिखा दूंगा कॉस्ट शीट में। एक्चुअल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन था, वो अलग था, वो चैप्टर बीत चुका है। मुझे ये 6 मेथड रिवाइज करने थे, तो मैंने बताया है ना। परसेंटेज वाला है तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज निकालना है इंटू 100, और ये नॉन परसेंटेज है, यहाँ पे क्या होगा, ये पर यूनिट आएगा, यहाँ पे पर मशीन आ, यहाँ पे पर लेबर आ, और यहाँ पे क्या है, परसेंट परसेंट परसेंट, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 6 मेथड्स ध्यान रहेंगे, ठीक है। 99%, चलो मैं अभी से आपको ब्रह्मास्त्र भी दे देता हूँ, 99% हर जगह हर क्वेश्चन में यही यूज होता है, सेकंड वाला, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कुछ और होगा तो वो हिंट होगा, ये तो मेजोरिटी 99 बहुत होता है, उतना आपको डायरेक्ट वेजेस का ही हिंट होगा, उसी को मतलब अपना ब्रह्मास्त्र लेके चलो आप लोग, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। देखना डायरेक्ट वेजेस ही आपको बहुत नैया पार लगाएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो ये क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से। दिस इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, पुराने जमाने का है ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। आप लोग मुझे बताओ इसमें दिक्कतें क्या क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इन 6 में से आप एक सेलेक्ट करोगे, उसके हिसाब से करोगे। दिस इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, बहुत पुराने जमाने का है, एब्जॉर्प्शन है, ट्रेडिशनल है ना। इसके ड्रॉबैक्स कुछ, हाँ बिल्कुल, मतलब हमने देखो यही यही तो गलती किया आपने, आपने क्या किया, साल भर का डेटा देखे और उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर जॉब में करो, ठीक है। जॉब उसी साल में आपने वो किया है, क्या बोलते हैं, अंडरटेकन, आपने उसी में कंप्लीट किया है, उसी साल में जॉब खत्म किया है, बोले सर ठीक तो है, नहीं है ठीक। आप हर जॉब का सेम सेम नहीं ले सकते ना, कभी सीजनल होता है, कभी नहीं होता है, कभी सीजन ऑफ द सीजन होता है, कभी ड्यूरिंग द सीजन होता है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशंस होगा। लेकिन हाँ, आप क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है, ये तो सही है, बाकी आप लोग बताओ। मैं बोलने वाला था, बदलिए आप ही लोग बताओ अभी, और क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है।
एक हो गया कि साल भर में फ्लक्चुएशंस होंगे ना, चेंजेस वगैरह होगा, एफिशिएंसी कम ज़्यादा होगी, साल के फ्लक्चुएशंस होते हैं। उस हिसाब से आपका, आप ये नहीं बोल सकते ना कि साल भर का अगर ये 50% लगा था, जैसे वेजेस में आया तो 50% था ना, तो यहाँ पे भी आप 50% बोल दिए, हर जॉब में 50% बोल रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। सेम सेम आपने लगा दिया हर चीज़ में, वो चलेगा नहीं। और और ड्रॉबैक्स बताओ। क्या चीज़? सबका नहीं, मतलब सबका एक ही साथ ड्रॉबैक्स आएगा, सभी का एक साथ ही आएगा ड्रॉबैक्स, अलग अलग नहीं है, जो है एक ही साथ होगा। ओवरऑल बस ये कि ट्रेडिशनल, आप इनमें से कोई एक मेथड सेलेक्ट करते हो फिर उसमें बांटते हो। चलो थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ। मान लो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो हम लोग करते नहीं थे, P1 P2 P3, ठीक है। अब बात ये है कि मान के चलो, अजम्पशन लो कि जैसे मशीन आर्स से काम होता है, मशीन से काम होता है, सिर्फ P1 और P2 में मशीन से काम होता है बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 10,000 घंटे मशीन चली है, यहाँ पे 12,000 घंटे मशीन चली है, यहाँ भी चली है मशीन मात्र 200 घंटे, ठीक है। और ये क्या, एम एच मतलब क्या लिखा हूँ मैंने, मशीन आवर्स। अब मैं लिखूंगा लेबर आवर्स, एल एच लिख देगा हूँ, लेबर आवर्स। उल्टा है सिस्टम, यहाँ पे लेबर बहुत कम काम किया है, 100 आवर्स, 80 आवर्स, और यहाँ देखोगे तो 9,000 आवर्स। चलो ये हिंट है। अब मेरे को बताओ ये ड्रॉबैक, यहाँ पे क्या ड्रॉबैक देखने को मिलेगा? आप इनमें से कोई एक बेसिस लेते हो। हाँ, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर बेसिस लेने में आपको दिक्कत आएगी, है ना। अगर आप मशीन आर्क्स लेते हो तो मशीन आर्क्स के हिसाब से इन दोनों में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेशियो में बांटोगे तो 10,000:12,000:200, इधर बहुत कम खर्चा आएगा क्योंकि लेकिन यहाँ लेबर तो बहुत ज्यादा काम किया है ना, तो फिर वहाँ खर्चा कम दिखेगा, तो मतलब नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड डाइट आप फॉलो नहीं किए तो आपका फिर पेट निकल जाएगा। लेबर आवर्स लोगे तो लेबर आवर्स लोगे अगर बेसिस, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, इन दोनों में बहुत मिनिमल आएगा, जो कि गलत है ना। तो एक पर्टिकुलर बेसिस सेलेक्ट करना मुश्किल है जब डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, डिपार्टमेंट बहुत सारे, 3 डिपार्टमेंट है ना, तो मैं लिखूंगा मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी डिपार्टमेंट कंपनी, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं या बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर बेसिस सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। किसी भी डिपार्टमेंट में मशीन आर्क्स बहुत ज्यादा है, किसी डिपार्टमेंट में लेबर आर्क्स बहुत ज्यादा है, किसी डिपार्टमेंट में वेजेस बहुत ज्यादा है, तो हाँ लेबर आर्क्स जिसमें ज्यादा है तो उसमें वेजेस भी ज्यादा ही होगा, है ना। मटेरियल, एक बेसिस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, दिक्कत आएगी। तो ये कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है। इसी का सॉल्यूशन निकाला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। ये सब अभी हम चैप्टर 4 का पढ़ रहे थे रिवीजन, उसका ड्रॉबैक्स देखे तो इसी प्रॉब्लम्स को हटाया। देखो अभी हम वापस एक बार प्रॉब्लम ही पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। दिख नहीं है, लाइट बंद कर दो इतना, चलेगा इतना? सोगे तो नहीं, लिखोगे कैसे आप? नहीं, कॉपी में कैसे लिखोगे? लाइटिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या चीज? हाँ बिल्कुल, ये सब चैप्टर 4 का था, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था, उससे हट के मॉडर्न वाला आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब जो डिपार्ट, नाम से समझ आएगा ना, जो डिपार्टमेंट जितना एक्टिविटी करेगा उस हिसाब से उसको खर्चा बांटा जाएगा। हम लोग क्या कर रहे थे अभी, एक ही बेसिस लेके सब में बांट दे रहे थे। मशीन आर्ट्स लोगे तो सभी के लिए मशीन आर्ट्स ही लोगे ना, अलग अलग उसमें नहीं लिया जा सकता कि एक डिपार्टमेंट के लिए मशीन आर्ट्स ले लिए, दूसरे के लिए वो ले लिया, ऐसा नहीं चलता। आपको एक ही बेसिस लेना पड़ेगा, तो एक ही बेसिस यहाँ पर आप नहीं ले सकते। मशीन आर्ट्स लेबर आर्ट्स कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, कौन सा ले। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एक बार फटाफट इसको मैं रीड करता हूँ, आप लोग को देखना समझ आएगा। इसमें लिखा है एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 4 ओवरहेड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ओवरहेड कॉस्ट आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये देखो ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब वो नहीं किए थे सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आप रेंट को एरिया के हिसाब से बांटते हो, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से बांटते हो, तो आप क्या करो, उसको ग्रुप कर रहे हो एक साथ डिपार्टमेंट वाइज। लिखा है ना ग्रुप टुगेदर अंडर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मींस डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है ना। एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट, बाद में फिर आप उसको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करते हो
जो 6 मेथड हमने देखे ऑन आइदर ऑफ द बेसिस सच एज डायरेक्ट लेबर आवर्स अभी देखें, मशीन आवर्स अभी देखें, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स क्वांटिटी एटसेट्रा, और वो तीन और है ना, परसेंटेज ऑफ मटेरियल, परसेंटेज ऑफ वेजेस, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऐसा हम लोग उस चैप्टर में करते थे, ठीक है। इन सर्टन केसेस दिस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम गिव्स इनएक्यूरेट कॉस्ट रहता है इंफॉर्मेशन, दो इट शुड नॉट बी अज्यूम दैट। अच्छा ये वाला सेंटेंस आप लोग पढ़ के बताओ जरा, ये मैं पढ़ूंगा तो नहीं आएगा, हाँ इतना पढ़ो और बताओ क्या बोलना चाहेगा। 3 लाइन। कि नॉट एक्यूरेट है ऐसा अज्यूम नहीं करना है। नॉट एक्यूरेट, देखो यहाँ क्या बोला, पहला सेंटेंस क्या बोला, इन सर्टन केसेस, कुछ कुछ केसेस में दिस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम गिव्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और फिर आगे बताया कि सभी में नहीं होता है। ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए कि सारे में वो क्या करता है, नॉट एक्यूरेट होता है, ऐसा अज्यूम नहीं करना है। कहीं कहीं पे एक्यूरेट आ भी जाता है, कहाँ आएगा, जहाँ पे सिंगल डिपार्टमेंट सिंगल प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी बस वहीं पे एक्यूरेट आएगा। जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ, अलग अलग प्रोडक्ट हुआ, तो वहाँ ये ट्रेडिशनल फॉलो नहीं हो पाएगा, वो इनएक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है सम ट्रेडिशनल सिस्टम्स ट्रीट ओवरहेड इन अ डिटेल्ड वे एंड रिलेट देम टू सर्विस कॉस्ट सेंटर एज वेल एज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। हम लोग करते थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट बांटते थे, फिर सर्विस का प्रोडक्शन में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो वही सब उसकी बात कर, आगे भी वही लिखा है देखो, द सर्विस सेंटर ओवरहेड्स आर देन स्प्रेड ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बिफोर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर कैलकुलेटेड, यही सब करते थे, है ना। पहले आपने क्या किया, यहाँ से बोलता है सम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ ट्रेडिशनल वाले क्या करते थे, सर्विस में बांटते थे एज वेल एज प्रोडक्शन में भी बांटते थे। तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि लिखा है ना सर्विस में बांट रहा है एज वेल एज प्रोडक्शन में भी बांट रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर क्या होता है सेकेंडरी, उसमें क्या करते हो, प्रोडक्शन में, वही लिखा हुआ है देखो, द सर्विस सेंटर ओवरहेड्स आर देन स्प्रेड ओवर द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, मतलब डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिफोर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। द मेन यहाँ से चालू होता है अभी फाइनल, तो आप पिछला चैप्टर पढ़ चुके हो, अभी बता रहा है द मेन कॉज ऑफ इनएक्यूरेसी, दिक्कत की बात ये है, इज इन द कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट इटसेल्फ, ओवरहेड रेट जो आप निकालते हो ना पर मशीन आवर पर लेबर, उसी में दिक्कत है, which is, हाँ देखो लिखा है, which is usually based on direct labor hours or machine hours. These rates assume that products that take longer to make generate more overhead and so on. मतलब टाइम की बात कर रहे हैं ना, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो प्रोडक्ट ज्यादा समय लेता है बनने में उसमें ज्यादा ओवरहेड एब्जॉर्ब हो जाएगा, वही दिक्कत है, जिसमें कम समय लगता है उसमें कम ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा, क्या पता उसी में ज्यादा लग गया हो, तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब करना गलत है। लास्ट में बोलता है जो जितना जितना एक्टिविटी यूज करेगा उतना होना चाहिए, देखो आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। चलो हाँ, ये 2 लाइन पढ़ो, बताओ क्या बोलेगा, ये भी अच्छा है, इंग्लिश को समझो क्या बोलना चाहता है, बताओ बताओ। ट्रेडिशनल में वो खुश रहेगा, मे बी हैप्पी, मतलब मे बी हैप्पी विद ट्रेडिशनल हु डू नॉट विश टू नो द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जिनको एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो वो खुश है अपना ट्रेडिशनल में, लेकिन अदर्स, अदर्स मतलब जिनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो फिक्स करते हैं अपना प्राइस ऑन कॉस्ट बेसिस, मतलब जितना कॉस्ट होगा उस हिसाब से उन लोग अपना प्राइस सेट करेंगे, तो उनको तो डिटेल्ड कॉस्ट सेट चाहिए होगा, डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो उन लोग को बेनिफिट मिला, उनको ग्रेटली बेनिफिट मिला थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, which is considered as a modern absorption costing system which was evolved to give more accurate product cost, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट का वो मोर एक्यूरेट आपको निकाल के देगा, ठीक है। कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको हमको थोड़ी देखना है, ओवरऑल कॉस्ट को तो आप क्या करते थे पहले चैप्टर में भी, डिपार्टमेंट में बांटते ही थे ना, अभी भी बांटेंगे, अभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही निकालेंगे, डिपार्टमेंट वही है, लेकिन बांटने का तरीका चेंज हो जाएगा, एक्टिविटी के हिसाब से बांटोगे, और मैं बोल रहा हूँ अभी से, पिछले चैप्टर से भी बहुत ईजी है,
दोनों चैप्टर लिंक होके क्वेश्चन आता है, पिछला वाला अभी वाला दोनों मिक्स करके आता है। नहीं वो तो क्वेश्चन बोलेगा ना, क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो मैं आपको सीधा, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, एमएनसी, जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है ना, जो ये सबसे बड़ी कंडीशन है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। अब जैसे डोमिनोज है, एक ही तो प्रोडक्ट है, पिज्जा तो बस है। अब वो अब बोलोगे नहीं उसमें वो क्या गार्लिक ब्रेड भी है, चोकोलावा केक भी है तो सब वही ना, क्या बोलते हैं, जंक फूड ही तो है ना, जो बनाता है इटालियन टाइप का, उसका वो है पिज्जा पास्ता, ये सब इटालियन होता है, तो वो ट्रेडिशनल में वो हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, टाटा स्टील भी बनाएगा, कपड़ा भी बनाएगा, गाड़ी भी बनाएगा, तो उसको वो क्या करेगा, हर एक के लिए ट्रेडिशनल वाला वो फॉलो नहीं कर सकते, एक्टिविटी पे रखना पड़ेगा, जो जितना एक्टिविटी यूज करेगा उसके हिसाब से उसमें कॉस्ट जोड़ेंगे। ऐसा आने वाला है अभी। और क्वेश्चन कैसा आता है, एक बार लास्ट का मैं रिक्वायर्ड पढ़ाना चाहूंगा एक बार फटाफट, और क्वेश्चन में ही कूदेंगे वैसे भी, क्योंकि अभी ये सब पढ़ना नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 है, ये देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोला मतलब ट्रेडिशनल वाला, ट्रेडिशनल में वो टोटल 6 मेथड्स होते हैं, 6 में से आपको कोई देखना पड़ेगा। और फिर बोलता है, फिर से बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, दो बार, पहले भी बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट, अभी भी बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ बोला यूजिंग द एबीसी अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। और फिर उसका रीजन बताने की दोनों में डिफरेंट क्यों आ रहा है। पहले आपको ट्रेडिशनल के हिसाब से बनाना है, फिर एक्टिविटी बेस्ड, और हर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जितने भी आप लोग बना लो सब ऐसे ही आते हैं। तो हम इसी को देखते हैं, ये सब आप एसएम में पढ़ोगे, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल, फैसिलिटी लेवल, पूरा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है थियोरिटिकल। ठीक, तो इलस्ट्रेशन 1 चालू करते हैं, इसमें और कुछ पढ़ने लायक अलग से है नहीं। तो पहला हमको क्या बोला है भाई, प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द, हाँ बनाना क्या है, स्टेटमेंट तो है किस चीज का, शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट आपको दोनों बताना है, ऑफ ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बताना है, यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, मतलब ट्रेडिशनल के हिसाब से कुछ तो बताना है। ठीक है, करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बनाते जाएंगे कॉपी में। लिखा है एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए, हाँ इसमें तो एबीसी ही लगना चाहिए, अगर ट्रेडिशनल लगा गया तो पागल है, अभी है, पहले वो ट्रेडिशनल ही लगा गया था, बाद में आंखें खुली तो एबीसी की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो लिखा है एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट एबीसी। देखो कंपनी का नाम भी एबीसी है, प्रोडक्ट का नाम भी एबीसी है, चैप्टर का नाम भी एबीसी है। द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग, साल का डेटा दिया हुआ है, पूरे साल का है जो भी है, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितने कॉस्ट पे कितना प्रोडक्शन आपने किया। 3 प्रोडक्ट थे ए बी सी, आपको यूनिट्स बता दिया है, कितना यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है, 4000, 3000, 1600। फिर बताएगा रिसोर्सेस, मतलब उसको बनाने में क्या क्या लगेगा पर यूनिट, रिसोर्सेस पर यूनिट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो अभी हम 1.5 घंटे में एक ही क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला, लेकिन अच्छे से बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको एक एक सेकंड के अंदर मन में ये चीज को दोहराना है। एग्जाम में बैठे हो, मन में ये चीज में एक सेकंड में आप सोचने में कितना टाइम लगता है, बोलने में मेरे को टाइम लगेगा, सोचने में थोड़ी। बोलूंगा क्या मैं कि देखो भाई, एक यूनिट ए को बनाने के लिए 4 kg ए लगता है, केजी है ना, ये रुपीस नहीं है, कई लोग इसको फट जल्दी जल्दी में रुपीस मान लेते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 4 रुपए का मटेरियल लगता है, नहीं, 4 kg मटेरियल लगता है, और फिर रुपीस उसका निकालना पड़ेगा। पहले रुपीस बता देता हूँ, मटेरियल का प्राइस 2 रुपए पर केजी, यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है कि बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज 2 रुपीज पर केजी। तो अब क्या करोगे, 4 × 2 करोगे, और फिर बोलोगे कि एक ए को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, कितने रुपीस का मटेरियल लगता है, 8 रुपए का लगता है। केजी बोलोगे तो 4, ये केजी के फॉर्म में दिया हुआ है ना, पर यूनिट दिया हुआ है, केजी के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब एक यूनिट ए को प्रोड्यूस करने के लिए 4 kg मटेरियल आपको लाना पड़ेगा मार्केट में। और 4 kg खरीदने जाओगे तो कितना लग जाएगा, 2 रुपए के हिसाब से इंटू करके 8 रुपए लग जाएगा, है ना। बाकी सब दोनों भी ऐसी हैं। एक बी को बनाने के लिए 6 kg मटेरियल लगता है, ये केजी है, ये 3 kg है। अगर मटेरियल कॉस्ट निकालना है तो इंटू 2 कर दोगे, है ना, इसका 12 आएगा और इसका 6 आएगा, लेकिन वो भी क्या आएगा, मतलब पर यूनिट आएगा, वो भी ध्यान देना है। टोटल निकालना है तो क्या करोगे फिर,
ये वाले यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4000 3000 1600 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल आ जाएगा, वो फाइनल आंसर माना जाएगा। समझ आ गए? मतलब आपने क्या क्या किया देखो। फाइनल ए का बताते जाता हूँ, आपने 4000 यूनिट्स ए का बनाया, ये यूनिट्स है ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक ए को बनाने के लिए 4 केजी मटेरियल लगता है, तो 4 केजी लिखूंगा मैं, वो दिखाना है 8 आप सीधा मत दिखाना, दोनों दिखाना, 4 केजी लगता है, और 1 केजी जो है वो ₹2 का आता है, इंटू ₹2, ऐसे आपको अगर शो करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, करना ही है शो तो ऐसे करेंगे, बाकी का भी बी और सी का भी ऐसे ही दिखाएंगे ठीक है। सेम गोज फॉर लेबर, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 30, इसका कंक्लूजन बताओ मैं। हाँ मतलब एक यूनिट ए को बनाने के लिए 30 मिनट्स लगता है, आपने ए बनाया कितना 4000 बनाए हो, 4000 यूनिट्स को बनाने के लिए इंटू 30 मिनट्स, मतलब 1,20,000 आएगा, हाँ 1,20,000 आएगा, 1,20,000 मिनट लगेगा ठीक है। और पैसा आप कितना दे गए हो, ये देखो नीचे दिया हुआ है, नहीं ₹2 तो वो था मटेरियल का था, ₹2 को हटा दो, क्या नहीं, इधर देखो द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज ₹10 पर आवर, पर आवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ डिवाइड 60 कर दो, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हाँ तो अब ये आवर्स में आ जाएगा ना, देखो आधा घंटा जैसे दिशा में आधा घंटा, तो आप 0.5 भी कर सकते हो, हाँ 4000 इंटू 0.5 का कोई की मतलब 2000 घंटे लगे, ये समझ आ गया। ए को बनाने के लिए पूरा पूरा ए बनाने के लिए 4000 ए आप बनाए हो, उसको बनाने के लिए 2000 घंटे लगे हैं, ये 2000 आया है आपके सामने में जो दिख रहा है, ये 2000 घंटे हैं, और 1 घंटे का आप कितना दे गए हो, इंटू ₹10, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ₹20,000 का आप वेजेस दे गए हो ए को बनाने का। बी और सी का भी ऐसे आएगा, उसमें मिनट्स अलग है, यूनिट्स भी अलग है, 3000 और 1600 है, मिनट्स भी अलग है, उस हिसाब से देखना, बस वो रेट सेम है, ₹10 का रेट सेम है, टाइम अलग है, यूनिट्स अलग है, तो वह निकालोगे ऐसी बात है। ये समझ आया, मटेरियल और वेजेस निकल गया भाई, सिंपल। एक चीज चलो मैं ही अभी से बता देता हूँ, सामने से बता देता हूँ, चाहे आप ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करो, चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अभी हम चैप्टर चालू की एबीसी, दोनों में से कोई भी फॉलो करो, आपका मटेरियल और लेबर दोनों में सेम आएगा, सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि हम ट्रीटमेंट किसका डिफर किसका हुआ है, ओवरहेड का। आप लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे देख नोटिस करो तो ऊपर जाना पड़ेगा, छोड़ो यहीं से सुन लो मेरे से, ओवरहेड का है ना अलग अलग ट्रीटमेंट, चैप्टर 4 ओवरहेड था, P1 P2 P3 S1 S2 में बांटे, फिर उसको एब्जॉर्ब किए, ओवरहेड को एब्जॉर्ब किए ना, मटेरियल लेबर को थोड़ी एब्जॉर्ब किए, तो मटेरियल लेबर जो अभी आप लोग निकाले, अभी जो मैंने आपको सिखाया, वो फर्स्ट वाले पॉइंट में और सेकंड वाले पॉइंट में पूरा सेम रहेगा, वो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा ओवरहेड, ठीक है। तो चलो इतना पहले शो करते हैं, फिर ओवरहेड में कूदते हैं चलो फर्स्ट पॉइंट लिखते जाओ, साथ साथ में कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, आपको दोनों निकालना है, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, है ना, मतलब ट्रेडिशनल वाला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो लिखना चाहो। पर्टिकुलर्स और एबीसी प्रोडक्ट वाइज बताना है, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। हाँ, तो एक काम करते हैं हम लोग टोटल दिखाते जाते हैं, पर यूनिट तो फिर बाद में आएगी, जैसे आपकी इच्छा, मेरे को ज़्यादा बेटर लगेगा कि मैं टोटल पहले निकाल लेता हूँ, टोटल कॉस्ट दिखाते जाऊंगा, फिर बाद में यूनिट कॉस्ट के लिए डिवाइड बाय यूनिट्स कर दूंगा जैसी इच्छा, आप पर यूनिट पहले दिखाओ, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा, एक ही मतलब। हाँ तो सबसे पहले हमने मटेरियल कॉस्ट दिखाया दिखाना है, मटेरियल कॉस्ट दिखाना है, तो ठीक है, जितना जितना यूनिट्स आप लोग बना गए हो, कितने हैं 4000 3000 और 1600, 4000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स और सी का 1600 यूनिट्स, इतना आप बना गए हो,
ठीक है। अब एक एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कितना केजी मटेरियल लगता है वो हमको पता है। तो ए को बनाने के लिए 4 केजी लगता है, फिर 6, फिर 3, 4 केजी, 6 केजी और 3 केजी। और एक एक इससे क्या होगा, टोटल केजी आ जाएगा। जैसे अगर ए को बनाने के लिए कितना हो गया, 16,000 केजी आया ना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, 16,000 केजी लगा ए को बनाने के लिए। उसको परचेज करोगे कितने में, 2 रुपए में। मटेरियल का जो प्राइस है वो 2 रुपए है, और वो सब में है, ए बी सी सब में 2 रुपए का मटेरियल है। आप सामान कुछ भी बनाओ, मटेरियल का रेट तो वही है, 2 रुपए। ठीक है, तो ऐसे दिखाए 32,000, 36,000, 9600। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आ गया। जितने यूनिट्स आपको बनाने हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना केजी मटेरियल लगता है, मल्टीप्लाइड बाय जितने रुपीस में वो मटेरियल आता है। ये चीज समझ आ गई है? एकदम छोटी चीज है ये। अभी आगे जो हम करने वाले हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसी क्वेश्चन में आगे जो होने वाला है, अभी ओवरहेड तो बचा है, उसके सामने मटेरियल और वेजेस तो कुछ भी नहीं है, ये तो एवं ही था। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट लेबर में, लेबर कॉस्ट। ठीक है, इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें थोड़ा और ज़्यादा होगा क्योंकि वो मिनट्स में है, आवर्स में करके वो दिखाना पड़ेगा। 4,000 यूनिट्स आप बना रहे हो, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लगता है, डिवाइड बाय 60 इंटू 30/60, वो क्या होगा, आवर्स में आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय 1 घंटे का आप काम करने का कितना दे रहे थे, 10 रुपये दे रहे थे, ऐसा। ठीक है, बी का आप 3000 यूनिट्स बना गए हो, एक बी को बनाने के लिए 45 मिनट्स लगता है, दिया हुआ है, इंटू 45 करोगे तो मिनट्स आ जाएगा, आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, वो आवर्स आ जाएगा, है ना। कितना आएगा ये आपका, 1500 नहीं, 1500 क्यों आएगा, 2250। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो मतलब 2250 घंटे लगे बी को बनाने के लिए। मतलब लेबर ने उतना घंटा काम किया है बी को बनाने के लिए, 1 घंटे का आप उसको 10 रुपए दे गए हो। जो चीज आपके हाथ में आती है आप उससे मल्टीप्लाई करोगे ना। अभी आपके हाथ में आवर्स था, 3000 तो यूनिट्स था, उसको आपने ये पर यूनिट का जो टाइम टेकिंग है 45 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स आ गया। जैसे ही वो आवर्स में कन्वर्ट किया, रुपीस से मल्टीप्लाई करोगे रुपीस आ जाएगा। पर आवर्स आप 10 रुपए दे गए हो तो टोटल रुपीस आ गया, है ना। सिमिलरली इसका 1600 है, इसको आप नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि 60 मिनट लगता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी को बनाने के लिए 60 मिनट लगता है। 60/60 बात तो वही हो जाएगी, दिखा देते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, इंटू 10। ठीक, ये 20,000, ये 22,500 और ये 1600, 16,000। ठीक, ये सेकंड वाले में भी सेम आएगा। ये तो अभी हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे ओवरहेड का डिफरेंस होगा ना। अभी जब बाद में बनाओगे ना, ये क्या है, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो यूजिंग एबीसी आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो भी मटेरियल लेबर इतना ही रहेगा, डिफरेंस आएगा ओवरहेड में। ठीक है, तब ओवरहेड के लिए हम वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी तो खाली मटेरियल लेबर का पढ़े थे। इतना हो गया कॉपी में। ठीक है, अब ओवरहेड पढ़ते हैं। जो आप लोग बोले थे 99,450, ये ओवरहेड है। लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब वही हुआ ना, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, या वर्क ओवरहेड, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बहुत सारे नाम। तो लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड इतना लगा है, 99,450 लगा है। किसका, ए का, बी का या सी का, हाँ तीनों का मिला के है, टोटल वो दिया हुआ है। और लिखा है एंड वर्क एब्जॉर्ब्ड टू प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करोगे, ए और बी और सी में एब्जॉर्ब करोगे यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट। मतलब बता दिया सामने से कैसे एब्जॉर्ब करोगे, लेबर आवर्स के हिसाब से करोगे, लेबर आवर्स घंटे, जितने घंटे लेबर काम किया है उसके हिसाब से आप इसको एबीसी में बांट दोगे। तो बताओ ए में लेबर ने कितना घंटा काम किया, सिर्फ आपको घंटे निकालना है, रुपीस मत निकालना। 0.5 तो फिर पर यूनिट था, 4,000 से करो मल्टीप्लाई तो 2,000 आएगा। यहाँ पे मैं आवर्स लिखते जा रहा हूँ अपने वो से साइड, अपने साइड से मैं लेबर आवर्स यहाँ पे, हाँ लेबर भी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने वाले हो, 99,450 को आप बांटने वाले हो तीनों में ऑन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। आवर्स तो आवर्स पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेबर आवर्स। कैसे आया, 4,000 इंटू 30/60,
3000 इंटू 45/60, अभी आप लोग किए थोड़ी देर पहले, 1600 इंटू 60/60, इधर तो 1600 ही आ जाना है और इधर 2250 आना है। लो ये आपका आर्ग्स है, ठीक है। इस आर्ग्स के रेशियो में बांटना है आपको मतलब 2000 प्लस 2250 प्लस 1600, 5850 आया, ठीक है। फिर क्या करोगे बताओ, आपको ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। रेट रेट मतलब कैसे निकालोगे, जो भी टोटल ओवरहेड है 99,450 उसको आपको टोटल आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल आवर्स कितना हुआ था आप लोग का 5850, 99,450 अपॉन 5850, 17 रुपीज पर लेबर आवर। मतलब अगर 1 घंटा लेबर काम करता है 17 रुपए का ओवरहेड लग जाएगा। ऐसा मैंने एक अपना एक पॉलिसी डिसाइड कर दिया कि जितना घंटा लेबर काम करेगा मैं 17 रुपए जोड़ते जाऊंगा। यहाँ 2000 घंटे काम किया, 2000 इंटू 17, यहाँ 2250 इंटू 17, यहाँ 1600 इंटू 17 आ गया ओवरहेड खत्म। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था, पिछला चैप्टर, अभी नया पढ़ा ही नहीं है कुछ, ये पिछला चैप्टर था। इसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा अच्छे से। मैं ओवरहेड लिख तो दूंगा लेकिन वर्किंग नोट 1 में इसका जो आपने किया वो आर्ग्स आपको बताना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के बाद भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो। देखो कई लोग को दिक्कत आती है कि वर्किंग नोट दिखाए कहाँ। अब देखो अभी हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट में हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ। अभी आप लोग फर्स्ट वाले में हो ना, ये बात इसकी बात कर रहा हूँ, जो आपको करना है, आपको ये 3 काम करना है। अभी हम लोग कहाँ पे, फर्स्ट में है। फर्स्ट का स्टेटमेंट तैयार है, तो फर्स्ट का जो वर्किंग नोट है वो आप यहीं पे बनाओ। प्रैक्टिकली आप लोग के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप सोचोगे नहीं कि मैं सेकंड के बाद, कई लोग क्या सोचते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा हो जाए उसके एकदम एंड में वर्किंग नोट आएगा। तो आपको अभी सेकंड थर्ड आप पहुंचे ही नहीं हो, अभी तो आप फर्स्ट में हो ना। फर्स्ट है उसका वर्किंग नोट, फिर सेकंड होगा उसका वर्किंग नोट, फिर थर्ड होगा अगर लगेगा तो उसका वर्किंग नोट। ऐसा पॉसिबल है आप लोग एज अ स्टूडेंट, ये बेटर है। वो करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा सेकंड के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वही वहाँ पर चालू ही नहीं किए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले का तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर में होना चाहिए, वो आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। आप वर्किंग नोट पहले बनाओ, ये स्टेटमेंट बाद में बनाना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके आंसर शीट में होना चाहिए उस साथ में, मतलब जहाँ मेन आंसर है वही वर्किंग नोट होना चाहिए। तो है ये लो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट। ओवरहेड का मैं रेट निकाल जो 17 आया ना वही है रेट, ओवरहेड रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, मतलब जितना लेबर घंटा काम करेगा उस हिसाब से। तो रेट कैसे निकलेगा, जो भी टोटल ओवरहेड है वो दिया हुआ है 99,450 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। तो वो टोटल लेबर आवर्स हम दिखा देंगे एक बार कैलकुलेशन फटाफट। देखो आपको स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए तभी फुल मार्क्स मिलेगा, दिखाना पड़ता है, हर चीज़ दिखानी पड़ती है। टोटल लेबर आवर्स आपको बताना पड़ेगा। एक आपने 4000 बनाया है इंटू 30/60 एम प्लस, बी का आपने कितना 3000 बनाया है इंटू 45/60 एम प्लस, फिर आपने सी का 1600 यूनिट्स बनाया है इंटू 60/60 एम प्लस, एम आर सी करोगे तब आएगा 5850 आवर्स। इतना घंटा लेबर ने काम किया है, तीनों प्रोडक्ट को मिला के इतने घंटे लेबर ने काम किए। तो अब रेट आ जाएगा फुल फॉर्म में, हाँ चलो मैं भी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। ओवरहेड रेट, जो भी टोटल ओवरहेड का अमाउंट होगा 99,450 है, डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स 5850 आवर्स, तो आ गया ₹17 पर आवर। बस हो गया वर्किंग नोट खत्म, बस हम रेट निकाल दिए। अब वो रेट तो पर आवर है ना, वो मल्टीप्लाई हम ऊपर दिखाएंगे कैसे, ये देखो 17 रुपीज क्या आया पर आवर आया, तो यहाँ पे 2000 आवर्स था इंटू 17, यहाँ पे 2250 आवर्स था इंटू 17, और यहाँ पे 1600 आवर्स था इंटू 17 पर आवर। ऐसा है ना, ये आवर्स यहीं से आया है, ठीक है रणबीर यही है। इसको कहोगे ये ए का था कितना 2000, ये बी का है कितना है 2250, और ये सी का है कितना 1600। आप कुछ नहीं करोगे, रेशियो में बांट रहे हो, बट रेशियो में बांटने के लिए पहले आपको डिवाइड करके रेट निकालना पड़ेगा। रेट आपको बताना पड़ता है, डिवाइड किए अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशियो में तो बांट रहे हो, बात तो वही हो गई। अगर आपको 3:2:1 में बांटना है तो आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे, तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके ये आया 17, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से 2 से 1 से, तो यहाँ पे 2000 से 2250 से और 1600 से, ठीक है। 17 कॉमन है तो पहले लिख दिया इंटू 2000, 34,000, 2250 से किए 38,250, 1600 से करोगे
27,200। फर्स्ट पॉइंट खत्म है, ऐड कर दोगे और फिर पर यूनिट बता दोगे और खत्म है ये वाला स्टेटमेंट। टोटल आया है ना। प्रॉफिट और सेल्स वो सब दिया ही नहीं है, निकालने ही नहीं बोला है आपको, सिर्फ कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट आ गई है 32, 20 और 34। ये हुआ 86, 36 22 5 38.25 96,750 बी का, 52,800 सी का। ये टोटल आया है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन लगाना, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट्स आप वही जो बनाए 4,000, 3,000, 1,600 दोनों बताना था, टोटल भी बताना है, पर यूनिट भी बताना है। ये टोटल कॉस्ट है, डिवाइड करने से यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, पर यूनिट की कॉस्ट मीन्स बाई यूनिट कॉस्ट। ठीक, पहला स्टेटमेंट खत्म है। ये आया 33, 26,750 अपॉन 3,000, 32.25, 86 अपॉन 4, 21.5। ये खत्म, फिनिश। एक भी चीज नहीं छूटी है, सब प्रेजेंटेशन है, हर एक चीज का कैलकुलेशन है, ऐसा ही हमको एग्जाम में करना है। टाइम देख लो अभी कितना, कब चालू किए थे और कितना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मैं बोलते बोलते करवा रहा हूँ और आपको कितनी स्पीड में करना है फिर सोचना। ठीक है, हो गया। सेकंड आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, वो आप लोग के लिए नया है। ये तो ऐसे ही, ये पुराना वाला था कि लेबर आवर्स के हिसाब से बांट दो, ओवरहेड को बांट दिए। ओवरहेड लेबर आवर्स निकाले और बांट दिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि अभी तक कंपनी क्या करती थी, जितना भी ओवरहेड होता था उसको एब्जॉर्ब करती थी यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर्स। एबीसी फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब ट्रेडिशनल वाला फॉलो कर रहा था। फुल स्टॉप, पैराग्राफ खत्म। आगे, ABC Limited is now considering to adopt an activity based costing system। अब उसकी आंखें खुल गई, अब वो सोचता है कि हम ABC सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ट्रेडिशनल को छोड़ के ABC में शिफ्ट हो जाते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है फॉर अडॉप्टिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ABC आपको अडॉप्ट करना है ना, तो उसके लिए ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत सारी और कुछ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है, पहला पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन, बजटेड ओवरहेड्स वर एनालाइज्ड इनटू द फॉलोइंग। मतलब जितना आपका बजटेड ओवरहेड था, कितना था बजटेड ओवरहेड, ये देखो 99,450 था। ओवर देखो, ओवरहेड टोटल अमाउंट वही रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड तो वही होगा ना, उसको बांटने का तरीका अलग हो जाएगा। एबीसी में बांटोगे वो अलग अलग, वो भी हमको सीखना है, वो नया है आप लोग के लिए। बजटेड ओवरहेड देखो ना, जादू देखना है, इन तीनों को ऐड करना, 99,450 ही आएगा। इन तीनों को ओवरहेड को ऐड करोगे 99,450 ही आएगा टोटल। ये टोटल ओवरहेड ही है, उसको इसने क्या किया, एनालाइज कर दिया है तीन अलग अलग एक्टिविटीज में। दीज आर एक्टिविटी, मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी है, स्टोरेज एक एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एक्टिविटी है। जो भी दिया हुआ है वो सब एक्टिविटी होता है। ये चीज समझ आ गई है। टोटल ओवरहेड उतना ही है 99,450, उसको तीन हिस्सों में तोड़ दिया गया है। यहाँ 99,450 में से इतना मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है, इतना स्टोरेज का, इतना इलेक्ट्रिसिटी का। ये तीन आपके पास एक्टिविटी मिल चुकी है। तो चलो धीरे धीरे मैं आप लोग को सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं समझाता हूँ। लिखो सेकंड पॉइंट, साथ साथ में लिखते लिखते समझ आएगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। अभी तक आप ओवरहेड रेट निकाल रहे थे, अब आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, अब इसमें 5 कॉलम, पहले आप कॉलम देख लो कौन कौन सा है, फिर कॉपी में जगह बना के करना। सबसे पहले आप लिखोगे एक्टिविटी। जैसे एक्टिविटी था ना, कौन कौन सा था, एक मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वो नाम लिखोगे आप यहाँ पे। फिर उसका कॉस्ट पूल, और ये क्या क्या आ गया, ड्राइवर आ गए, पूल आ गए। कॉस्ट पूल मतलब कुछ नहीं, टोटल अमाउंट, उसको पूल कहा जाता है। जो भी उसका अमाउंट दिया हुआ था ना, इंडिविजुअल जो भी उसका अमाउंट है तीनों एक्टिविटीज का अमाउंट जो है, उसी को कॉस्ट पूल कहा जाता है, और कुछ नहीं।
दिस इज कॉस्ट पूल। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर मतलब क्या होता है? ड्राइवर का काम क्या होता है? हम्म, बिल्कुल, मतलब जहाँ वो स्टीयरिंग घुमाएगा वहां गाड़ी जाएगी, ड्राइवर उसी का काम करता है। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या करता है? कॉस्ट को चेंज करने का ताकत रखता है, मतलब वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से वो कॉस्ट चेंज होती है, ड्राइवर के हिसाब से गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होती है, दिशा चेंज होती है। तो ड्राइवर के हिसाब से, कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से कॉस्ट की दिशा चेंज होगी, या तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी। तो वो आप, इसे कुछ नहीं है, ये बेसिस है। मैं अभी आपको ग्राफ में लिख रहा हूँ, रेड पेन से आप लोग को मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना। ये बेसिस है आपका कि उस एक्टिविटी का जो ये खर्चा है उसको आप किस बेसिस पे बांटने वाले हो। जैसे रेंट, मान लो यहाँ पे मैंने रेंट लिखा, रेंट का अमाउंट है 50,000। अब उसका बेसिस क्या होता है? एरिया आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। कॉस्ट ड्राइवर मीन्स बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉस्ट हैज टू बी डिवाइडेड, वो बेसिस है, उसको अपन कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आप रेंट को कैसे बांटोगे? एरिया के हिसाब से बांटोगे। हाँ, तो एरिया है कितना? वो तो एरिया तो आपने नाम लिखा है ना, नाम AREA, वो तो आप नाम लिखे हो, स्पेलिंग लिखे हो। एरिया है कितना एक्चुअल में? तो वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। टोटल कॉस्ट ड्राइवर, यहाँ मैंने लिखा कॉस्ट ड्राइवर, जहाँ पे आपको बेसिस का नाम लिखना होता है, खाली नाम। एरिया, एरिया इज द वर्ड, इंग्लिश एक वर्ड है वो, तो आपको नाम लिखना है उसका, बेसिस का। यहाँ पे आप लिखोगे कि एक्चुअल में बेसिस है कितना, एरिया है कितना, बोले 10,000 स्क्वायर फीट है। वो आपको यहाँ एरिया को कैसे नापते हैं? स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लास्ट कॉलम में है ये कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट। रेट निकालना मतलब क्या? डिवाइड करना। किसको किससे डिवाइड करोगे बताओ? कर दो, 5 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे 5 रुपये आएगा पर स्क्वायर फीट। रेट है ना, रेट है, और स्क्वायर फीट से डिवाइड करो, इसलिए पर स्क्वायर फीट, है ना। रेट आ गया, मतलब जो भी हो सकता है वो, पर आवर, पर यूनिट, पर स्क्वायर फीट, पर बैच, कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट, हर चीज वो आपको देखना है। तो ये चीज समझ आई। ये 5 कॉलम बनने ही है हमेशा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो सबसे पहले बनाना है। देखो अभी मैंने मेन स्टेटमेंट नहीं बनाया, मेन स्टेटमेंट जहाँ पे आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिखाओगे वो बाद में, पहले रेट तो निकालो, कॉस्ट ड्राइवर रेट, है ना। कॉलम ऐसा बना दो। बाकी ये मिटाऊं, ये समझ आया? अभी तो रेट वाला आप लोग को लिखना नहीं है ना। समझने के लिए ये बताया मैंने। रेंट एक क्या है? एक एक्टिविटी है, खर्चे का नाम है बेसिकली। खर्चा कितना है? बोले 50,000। कैसे बांटोगे? एरिया के हिसाब से। ठीक है, एरिया है कितना? बोले 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 लिखे, डिवाइड कर दिए, 5 रुपये आ गया पर स्क्वायर फीट। जिस डिपार्टमेंट में जितना स्क्वायर फीट है, फिर वो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आ जाएगा खर्चा। ऐसा होता है। ये ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो ठीक है, इसको फिल करते जाते हैं। बन गया टेबल? ठीक है, एक्टिविटी हमारे पास 3 है, यहाँ पे दी हुई थी, यही 3 एक्टिविटी है। जो ओवरहेड को जिस 3 में बांटा गया, यही आपकी एक्टिविटी है। एक एक लाइन छोड़ के लिखना, बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा। मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी। फिर कॉस्ट पूल मतलब क्या था? इनका जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है, 29,100, 31,200 और लास्ट वाले का 39,150, 39,150। ठीक है, अब इनका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस क्या है, आपको नाम बताना है, बेसिस का नाम बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर। मटेरियल हैंडलिंग का ड्राइवर कौन है? कौन उसको इधर उधर लेके जाता है? तो आगे दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। लो, सेकंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तीनों का बता दिया है, आपको नहीं सोचना है, क्वेश्चन में बताएगा हमेशा, आप कैसे सोच के जाओगे। बताया है, द कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाइड वर एज फॉलोस। मटेरियल हैंडलिंग का ये है, स्टोरेज का ये, तो ये आपको लिखना है नीचे जाके, वहाँ टेबल में लिखो, वेट ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। यहाँ लिखना पड़ेगा वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, फिर क्या था? नंबर ऑफ बैचेस, तो उसका आप ऐसे लिख सकते हो सिंपल, नंबर को तो चलता है शॉर्ट फॉर्म में। और इसका है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, बेसिस का नाम लिखना है, तो लिख दिए। तो अब टोटल कॉस्ट, आपने कॉस्ट ड्राइवर लिख दिया। अब टोटल कॉस्ट ड्राइवर मतलब टोटल में वो कितना है,
आपने आपने अभी क्या बोला कि देखो सर मटेरियल हैंडलिंग का जो खर्चा है 29,100 है, उसको आप वेट ऑफ मटेरियल के हिसाब से बांटोगे। हाँ तो है कितना वेट ऑफ मटेरियल, वो आपको जानना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ मटेरियल है कितना, केजी में आपको बताना पड़ेगा। तो बताओ कितना है वेट ऑफ मटेरियल। हाँ मतलब 4 और टोटल टोटल लिखना है ना, वहां पे मैंने हेडिंग में टोटल लिखवाया है मतलब 4 और 6 और 3 13 लिख दूं वहां जाके, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। टोटल चाहिए, ये तो पर यूनिट है नहीं। हाँ पर यूनिट है तो आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब 4,000 इंटू 4। क्वेश्चन है सबके पास? हाँ बस मुंह से सुनते जाओ फिर। जो था मटेरियल का जो आपको केजी दिया हुआ है 4 पर यूनिट, 4 केजी है, हमको केजी ही चाहिए, इंटू 2 तो गलती से भी नहीं करूंगा इंटू 2 से क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट आ जाएगी, मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे खाली वेट ही चाहिए, वजन हाँ तो 4 केजी इंटू 4,000 यूनिट्स, 6 kg इंटू 3,000 यूनिट्स, m प्लस 3 kg इंटू 1,600 यूनिट्स, m प्लस mrc करोगे, टोटल वेट नीचे जाके लिखोगे 38, हाँ 38,800, हाँ ठीक है, हाँ वहाँ लिखोगे नीचे टोटल कॉस्ट ड्राइवर में आप लिखोगे 38,800 kg। केजी लिखना भी जरूरी है, लोग उसका भी मार्क्स काट देते हैं 38,800 क्या है, केजी है लिख दिया, ठीक है। अब डिवाइड भी कर दो, तुरंत उसका रेट भी निकाल दो। भाई मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा कितना था 29,100, तो उसको ऊपर रखना, खर्चा हमेशा ऊपर आएगा। बेसिस उसका ये है मटेरियल जो कि है 38,800, डिवाइड किए तो आया 0.75। तो जो कॉस्ट ड्राइवर रेट वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम, वहां पे आप लिखना 0.75 पर केजी, वो भी लिखना जरूरी है, हर एक चीज बताना मेंशन करना जरूरी है। भाई 0.75 क्या, 0.75 पर केजी, वो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही बाकी का करो, चलो जब तक लाइट आ जाएगी, आनी तो चाहिए। हाँ ये सब कनेक्टेड है, एक सेकेंड हाँ ये पहले वाले का है केजी, उसका तो बेसिस अलग होगा, स्टोरेज कॉस्ट का बेसिस नंबर ऑफ बैचेस है, तो आप उसमें थर्ड वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, वहां आपको नंबर ऑफ बैचेस बताएगा। तीनों का बेसिस अलग है तो तीनों का वो भी अलग होगा, रेट भी अलग होगा और सब अलग होगा है ना। स्टोरेज कॉस्ट का बेसिस क्या था, कॉस्ट ड्राइवर क्या था, नंबर ऑफ बैचेस, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बैचेस खोजना पड़ेगा, जो कि आपको थर्ड वाले एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे दिखेगा, अगले पेज में है। तो कितना दिखेगा, टोटल बैचेस है कितने, बस वो बता दो, टोटल नंबर ऑफ बैचेस, टोटल 30, मतलब वहां क्या लिखोगे आप, 30 लिखोगे ना जाके, क्योंकि डिवाइड तो 30 से करना है आपको, फिर मल्टीप्लाई 10 से, डिवाइड 30 करेंगे क्या होगा, रेट आ जाएगा, जैसे ही रेट आएगा फिर ए में 10 बैचेस है, आप 10 से मल्टीप्लाई करना, बी का 5 से मल्टीप्लाई करना, सी का 15 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड तो 30 से करोगे ना पहले, और फिर जो रेट आएगा उसको क्या करोगे, वो जब बाद में निकालेंगे एबीसी का, अभी तो हमको खाली रेट निकालना है ना, मींस 30 से आप डिवाइड करोगे, 30 लिख दो, तो इसको डिवाइड बाय 30 करेंगे, रेट आ जाएगा। तो जब एबीसी का मैं आपको निकालने बोलूंगा 1040 आया, तो जब मैं आपको ए का बी का सी का निकालने बोलूंगा तो आप क्या करोगे, इस 1040 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का आएगा, 5 से करोगे बी का, 10 से करोगे सी का, वो अगले स्टेटमेंट में बनाएंगे तो हाँ वहां पे मैं लिख देता हूँ 30 बैचेस, टोटल कॉस्ट ड्राइवर में 30 बैचेस, डिवाइड करूंगा तो रेट आया 1040, तो उसमें लिखना पड़ेगा पर बैच, खाली ऐसे सिंपल छोड़ दोगे 1040 नहीं चलेगा, 1040 पर बैच। सिमिलरली अब इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन है ना, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन है कितने टोटल, देखो थर्ड वाले में ही दिया हुआ है 11, 11 लिख दूं वहां जाके, नहीं गलत उसके जस्ट ऊपर देखो ना, जस्ट ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मशीन पर यूनिट है ये,
ये 632 है, लेकिन ये पर यूनिट का है। 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4000 से, 3 को मल्टीप्लाई 3000 से, और 2 को मल्टीप्लाई 1600 से, फिर एम प्लस एमआरसी करना, तब जाके टोटल। तो एक सेकंड, ऐसा फिर बैचेस वाले में क्यों नहीं किए? क्या दिया हुआ था? हाँ, तो क्या लिखा है? फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन लिखा हुआ है। बैचेस के ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, मतलब पूरे का ही है। और आते जाएगा धीरे धीरे। देखो बैचेस, ये ऐसे में बीच में पहले पार्टीशन कर दूं। बैचेस हमने चुपचाप ऐड कर दिए, 10 + 5 15, 15 15 30। आपने 30 बैचेस से डिवाइड कर दिया। क्यों? ऊपर लिखा हुआ था फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन। ये जो बैचेस हैं वो कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करना था। लेकिन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन में लिखा हुआ है पर यूनिट। देखो कॉस्ट में आपको यही देखना है। अगर सोचो ना, आप जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं ये 8th 9th के बच्चे को भी सिखाऊं तो वो सीख जाएगा। करना क्या है, कॉस्ट में मेन क्या है, बस आपको ये शब्दों को पकड़ना है। कहीं कंप्लीट बोल दिया है, कहीं पर यूनिट बोला है, उसमें आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए बस। उसके अलावा तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है। वो तो बच्चे को सिखाऊंगा, वो 2 दिन में सीख जाएगा। ठीक है, तो ये 24 + 9 + 3200 कितना हो जाएगा? 36,200। इसको आप नीचे जाके लिखो। अच्छा देखिए, 24,000 होगा, 9,000 होगा, और 3200 होगा। 36,200 मशीन ऑपरेशन, मतलब उतनी बार आपने मशीन को ऑपरेट किया है। 36,200 ऑपरेशंस आपने किया है मशीन के साथ, मतलब मशीन को ऑपरेट किए हो इतनी बार, है ना। अब खर्चा, वो रेट निकालने के लिए आप डिवाइड कर दोगे। 39,150 डिवाइडेड बाय 36,200, हाँ 1.08 ही लिख दो अभी, पर मशीन ऑपरेशन, पर ऑपरेशन, ये आपको लिखना जरूरी है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी तो मैंने लिख दिया 1.08, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा डेसिमल लेना पड़ेगा। ये जो आया है जो भी कैलकुलेटर में, पूरा डिजिट लोगे तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। जहां एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हुआ, इसको पहले बनाना, खर्चे वर्चे निकलते रहेंगे बाद में, ये पहले। आपको रेट पता लग गया ना, अब तो बहुत इजी है। अभी आपको मेन वही प्रोडक्ट का निकालना है, ए बी सी का कॉस्ट निकालना है। ये आ गया तो अब तो बहुत इजी है। तो चलो अब मैं लिखता हूँ हेडिंग, अगले स्टेटमेंट की वही लिखूंगा वैसे जो पहले था, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। पहले किए थे यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो लेबर आवर्स के हिसाब से बांट दिए थे खर्चे को। लेकिन यहाँ भी हमने 3-3 एक्टिविटी का 3-3 अलग अलग रेट निकाला है। वहां पे देखो एक ही रेट था, कंपेयर करो दोनों को। पिछले वाले में जो मतलब किए हम लोग ट्रेडिशनल, उसमें क्या कितना रेट निकाले थे आप? एक ही निकाले थे, वो नहीं आया था 17 रुपीज ये वाला। ये देखो, चाहे प्रोडक्ट ए हो या बी हो या सी हो, आपने तीनों को एक ही रेट चिपका दिया, 17 रुपीज पर आ, ये ले हो गया। आपने ये नहीं नोटिस किया, क्या पता एबीसी में कुछ अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। इसने सोचा, इसने क्या किया, अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से जितना केजी, जितना बैच, जितना ऑपरेशन होगा एबीसी में, उस हिसाब से खर्चे को बांट दिया। तो ये ज़्यादा परफेक्ट हुआ इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक। तो हाँ, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। एबीसी आप चलो एबीसी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। पर्टिकुलर्स ए बी सी। मटेरियल लेबर पूरा कॉपी कर दो जितना था। कैलकुलेशन मत दिखाना, कैलकुलेशन हम पिछले वाले स्टेटमेंट में दिखा चुके हैं। जो टोटल अमाउंट था सीधा उसी को ऊपर से नीचे उतार दो, फर्स्ट वाले पॉइंट से यहाँ निकाल लिख दो सीधा। डायरेक्ट मटेरियल, चुपचाप अमाउंट को बस लिखना जो मेन अमाउंट है, 32, 36 और 9600। 32,000, 36,000, 9600, इसका कैलकुलेशन भी नहीं दिखाना है, पिछले स्टेटमेंट में दिखा चुके हैं। फिर डायरेक्ट लेबर लिख देता हूँ। कितना था इधर, 22,000 था, नहीं 20 था,
20 है, फिर 22 500 और फिर 16, ये दोनों तो सेम है, डिफरेंस तो ओवरहेड को बांटने में है। ठीक है, बांटते हैं ओवरहेड को अलग अलग तरीकों से। हाँ, तो रेट तो हम निकाल चुके हैं, देखो इतना होगा, यहाँ तक हो गया सबका, मटेरियल लेबर सेम। अब मैं लिखूंगा यहाँ से ओवरहेड्स, और फिर ऐसे जो भी इसको बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, डैश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ओवरहेड्स को अपने 3 में बांटा ना, ओवरहेड्स के 3 अलग अलग वो एक्टिविटी में आपने बांट दिया, तो वो ऐसे दिखाना है, तीनों का रेट अलग अलग है। क्या क्या लिखेंगे? हाँ, मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग का कितना था रेट, कितना था 0.75 पर केजी, तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे उनके जितने केजीज है, देखो मैं ऐसे एक बार सामने देख लो, 0.75 है, यहाँ पे भी रेट तो वही है 0.75 0.75, अब जितना जितना केजी है, यहाँ पे 16,000 था, है ना, बस उसमें आपको अलर्ट रहना है, कहाँ पर यूनिट्स लेना है, कहाँ पे केजी लेना है, कहाँ पे रुपीस लेना है, बस वही सोचना है। जैसे इसका कितना था 18,000 बी का है, और ये 4800, हाँ 16 का 48 होता है, तो 18,000 और 4800, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 4800, है ना, 0.75 कॉमन है, उसको लिख देना पहले, इंटू 16,000, तो आया 12,000, 18 से करोगे 13,500, 48 से करोगे 3,600, ठीक है। 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के अगर आपको चेक करना हो सही है कि नहीं, इन तीनों को ऐड करना, आपका 29,100 आना चाहिए, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग का टोटल खर्चा उतना ही था, ये देखो 29,100 था, उसको आपने डिवाइड किया टोटल क्वांटिटी से, जितना केजी है, फिर मल्टीप्लाई रेशियो में बांट दिए ना, ऐड करोगे तो वापस उतना ही आना चाहिए, आया, सही है, ठीक है। बाकी दोनों को भी ऐसे छाप देना है, खत्म, क्वेश्चन हो गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इतना ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसके अलावा नया, जो क्वेश्चन है इतनी है, आप पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट कर सकते हो खुद से, बस क्वेश्चन को समझना। कौन 16,000 कहाँ वाला, अच्छा ये 0.75 क्या है दिशा, मतलब पर यूनिट, पर आर, क्या है वो, पर नहीं, पर केजी है, इसलिए आप मल्टीप्लाई भी केजी से करोगे। ए को बनाने के लिए टोटल कितना केजी लगता है, हाँ हाँ, वहां से आया 16,000, ये देखो इन दोनों को किए 16,000, इन दोनों को करोगे 18,000, इन दोनों को करोगे 4,800, ऐसा हमने किया भी, तब इन दोनों को, इन तीनों को हमने प्लस किया था, तभी तो उससे डिवाइड किया था, कितना 38,800 आया था, ये देखो, ये जो आपने डिवाइड किया 38,800 कहाँ से आया था, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस किए थे तभी आया था। आप बस कुछ नहीं कर रहे हो, रेशियो में बांट रहे हो, जो भी खर्चा है उसका अपने रेशियो में बांटा है, 16,000 इस टू 18,000 इस टू 4,800 के रेशियो में आप बांट रहे हो, बस थोड़ा लेंदी तरीके से, कि पहले डिवाइड करके अलग से दिखाए, अब मल्टीप्लाई अलग से कर रहे हो, है ना, 4,000 इंटू 4, ये तो आप पहले ही कर चुके हो, तभी तो टोटल केजी आया था, तभी तो आपने डिवाइड किया था, तभी तो 0.75 आया था, बस आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16,000 18,000 और 4,800, वहां पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 16,000 18,000 और इसका 4,800 केजी है, ये जितना जितना केजी मटेरियल को प्रोडक्ट को बनाने में लगा हुआ है, सिंपल है ना, रेट अगर पर केजी है तो मल्टीप्लाई भी नंबर ऑफ केजी से होगा, जितने केजी। अब जैसे अगला अगला खर्चा कौन सा है, स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट का जो रेट आपने निकाला है, रेट कितना निकाले थे 1040 पर बैच, तो आप बैचेस से मल्टीप्लाई करोगे, जितने जितने बैच हैं ए और बी और सी को बनाने में जितने लगे हैं, तो पहले 1040 में लिख देता हूँ तीनों में, ऐसा मेरे को लगता है टाइम कम लगेगा, नहीं सिर्फ 10, हाँ क्योंकि वो कंप्लीट प्रोडक्शन है, यहाँ पे लिखा था, ये जो 10 बैचेस हैं, 5 बैच और 15 बैच, ये पर यूनिट नहीं है, ये लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, तो इसी से मल्टीप्लाई, डिवाइड भी तो इसी से कितना करने दी, 30 से डिवाइड किए थे, 30 ही आपका टोटल है, 10 5 और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 10 5 और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसमें कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, ये 10 400 होगा, ये 5 200 होगा, ये 15 600 होगा,
कैलकुलेटर से भी कम टाइम लगता है। कैसे किया देखो, इंटू 10 तो बच्चा भी कर देता है, एक जीरो बढ़ा देना। अब क्योंकि आपको यहाँ पे इंटू 5 करना है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसका आधा कर दिया। ये इंटू 10 है, ये इंटू 5 है, तो उसको आधा कर दिया। अब इंटू 15 है, तो क्या किया होगा मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया। ये 10 वाला है, ये 5 वाला है, ऐड कर दो तो 15 वाला आ जाएगा। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 15 वाला। 7.5 वाला निकालना है तो इसका आधा कर देना। आप कुछ भी कर सकते हो, अगर 1040 इंटू 7.5 इसको आधा कर देना। कैलकुलेटर से भी कम टाइम लगता है वैसे। यहाँ टाइम बचता है तो आगे काम आता है। चलो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट। इसका रेट था 1.08, तो लिखने के लिए 1.08 है, लेकिन आपको पूरा सारे डिजिट्स लेने पड़ेंगे तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये खत्म नहीं हुआ था ना, ये बड़ा डेसिमल था। हाँ, इंटू हाँ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, 24,000। हाँ बहुत बढ़िया, 24,000, फिर 9,000, फिर 3200। ठीक, समझ गए आप। 3200 डेसिमल पूरा लेना तभी आंसर लिखना, मतलब उसको डिवाइड फिर से कर दो। 39,150 डिवाइड बाय 36,200, पूरा डेसिमल आ गया हमारे हाथ में। ठीक है, 25,956 733 3200 से करेंगे 3461। ठीक है, परफेक्ट हो गया। तीन थे, तीनों बढ़ गए, टोटल करेंगे और फिर डिवाइड बाय यूनिट्स करके यूनिट कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन खत्म, चैप्टर भी खत्म, कुछ इसमें और नहीं है नया कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। 10 बिल्कुल। हाँ, मतलब ये पूरा 10 का था ईच, मतलब वो नहीं 10-10 है, ये पूरा 10 का हुआ। 10 एक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ मिला के ही आता है, ओवरहेड अलग से आएगा ना, तो वो आता है प्राइमरी सेकेंडरी। आप लोग छोटे नहीं हो जो देगा, सिखाना मेरा काम था। प्राइमरी सेकेंडरी बहुत कम आता है, बहुत कम, कोई भी कर लेता है, इतना इजी है ना। ओवरहेड से जो क्वेश्चन बनता है वो एक मशीन गेट का बनता है, मशीन गेट जो आप लोग कम कम क्वेश्चन बनाए हो लास्ट लास्ट का, और एक वो 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन। हाँ वही है, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन है तो वो प्रॉफिट है क्रेडिटेड टू पीएनएल। अंडर एब्जॉर्प्शन है तो फिर एनालिसिस कर लॉस है, एनालिसिस करना पड़ता है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, वो आता है 5 मार्क्स के लिए। और एक मशीन रेट आता है, वो आता है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन लगभग। और ओवरहेड उसके अलावा ये मिला के आता है, ओवरहेड प्लस एबीसी जैसा भी क्वेश्चन बना है ना ऐसा ही आता है, 10 मार्क्स का। टोटल किया जाए इसको, $1,03,56 86,933 48,261। ठीक, डिवाइडेड बाय यूनिट्स 4,000 3,000 1,600, तो आपका यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 1,03,56 है अपॉन 4,000 25.089 28.98 30.16। कुछ चेंज है क्या? कहाँ?
ये 18,000 इंटू 0.75, 18,000 है। 18 क्या है, मटेरियल है ना, रुको, मटेरियल 18,000 है। हाँ 18 है। इसी में देख लेते हैं सीधा फाइनल। 25.09 है, 28 है, 30 भी है। पहले वाले का 21, 32, 33 वो भी है। ठीक है, दोनों सही एकदम। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट बचा है। थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या बोलता है। मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही आता है। पहले ट्रेडिशनल बनाओ, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बनाओ। अब उन दोनों में डिफरेंस क्यों आया है वो बताओ। थ्योरेटिकल तो क्या है रीजन बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या रीजन दिखा मैथमेटिकली, मतलब न्यूमेरिकली। इस क्वेश्चन में आपको क्या रीजन देखने को मिला कि ओवरहेड के हिसाब से निकाले तो कॉस्ट अलग आया, और एबीसी के हिसाब से निकाले तो कॉस्ट अलग आया। इस क्वेश्चन में आपको क्या अलग देखने को मिला, दोनों में डिफरेंस क्या था। बस प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं था, प्रोडक्ट था। यही लिखना है आपको रीजन। खाली चार, 2-3 लाइन का बस आंसर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, 4 लाइन मैक्स। खाली ये लिखना है आपको कि अंदर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम आपने क्या किया, एक सिंगल ओवरहेड रेट लिया। सिंगल ओवरहेड रेट 17 रुपए, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, आपने 17 रुपए लिया पर लेबर आवर और बांट दिया, तो ये गलत किया। वेयर इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमने खर्चों को 3 कैटेगरी में एनालाइज किया और फिर तीनों का अलग अलग रेट निकाला, फिर एबीसी में जोड़ा। मतलब एबीसी मींस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी में एब्जॉर्ब किया। बस यही लिखना है, कुछ नहीं। क्या चीज, हाँ देख लो, ये देखो 3 लाइन का बस खाली लिखा है। The difference in total cost under two system is due to the differences in overheads borne by each of the product। जब मैंने तो आपको और डिटेल में बताया, तो शॉर्ट में लिखा है, बस लिख के छोड़ दिया कि ओवरहेड की वजह से हुआ है। आगे तो हम लोग और अच्छे से लिख देंगे, ओवरहेड की वजह से ही होता है, वो तो हमको मालूम है। मटेरियल लेबर की वजह से कभी नहीं होता, वो सेम रहता है। ओवरहेड की वजह से होता है, लेकिन क्यों वो हम लिख के आएंगे, मेंशन करेंगे कि ट्रेडिशनल में हमने ओवरहेड सिंगल रेट निकाला था 17 रुपीज, वो मेंशन करना। सिंगल ओवर सिंगल ओवरहेड रेट था 17 सब में, ए में, बी में, सी में। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 3 कैटेगरी में बांटे, 3 रेट आया, फिर किए, तो वो मोर प्रिसाइज है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मोर प्रिसाइज है इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। ऐसा ही आता है क्वेश्चन, आप कोई भी देख सकते हो, 10 मार्क्स का यही आता है। कोई भी आप आगे सेकंड देख लोगे, यही बोलेगा। देखो एक्टिविटी सेकंड थोड़ा अलग है। थर्ड में आए, देखो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड बोला है, यहाँ पे देखो फिर से वही, अभी जो कि वही है, डायरेक्ट लेबर आर्क सी है, पूरा सेम। और फिर थर्ड में उसका वो डिफरेंस पूछ रहा है, अंडर है कि ओवर है, वो थर्ड में पूछ रहा है ना। पहले आपको ट्रेडिशनल से बनाने बोला, ट्रेडिशनल में क्या होता है, इसने बता दिया सामने से कि आपको लेबर आर्क्स के हिसाब से करना है। फिर सेकंड में बोलता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करना है, और थर्ड में पूछता है कि अंडर है कि ओवर है, वो बता दो। एकदम सिंपल सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ वाला भी अच्छा है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन। खत्म, इलस्ट्रेशन 4 ही है, होमवर्क है। तो एक तो हो गया ना, 3 हुआ ना, 3 होमवर्क है। देखो ट्रेडिशनल का बनाना है, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बनाना है। ये परसेंटेज बोल रहा है, मतलब ये ट्रेडिशनल हुआ, और फिर बाद में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी बताना है। 5 एक्टिविटी एरियाज, वो हो गया। सारे क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। यहाँ पे परसेंटेज बोला गया, मतलब जहाँ परसेंटेज आया मतलब वो पुराना वाला हुआ है ना। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड का बोल रहा है, ठीक है। फोर्थ में भी ये अलग है। फिफ्थ वाला तो बहुत मजा आएगा इसमें, पुराना वाला ही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब पुराना वाला, एबीसी मतलब नया वाला, और थर्ड में उसका रीजन बताने कि वो क्यों अलग अलग आया। तो देखो इसमें भी कितने, 5 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आज क्या है, वेडनेसडे है ना। सैटरडे सैटरडे संडे तक इसको खत्म करते हैं स्कैनर के साथ, स्कैनर सहित। आज का होमवर्क अकाउंट्स का भी छूट गया हम लोग का, एएस का। हाँ, और कोई नहीं है फिर से।
हाँ कॉस्ट का मिल जाएगा, करते हैं सिस्टम। बाकी आज का होमवर्क है 2 3 4। हाँ बस 2 3 4, तीन 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 तीन। क्यों 1.5 घंटा लगेगा? 1.5 घंटे में तीनों लगेगा। अभी फर्स्ट टाइम सिखाया ना।